गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है सी टेट की चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम सी टेट की चर्चा कर रहे थे कि आखिर जो जनवरी में सी टेट का पेपर होने जा रहा है उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उस सवालों को कैसे आसानी से बनाया जा सकता है। तो पिछले क्लास में हमने जो 2021 का सवाल था, 2021 में जो सीडीपी का सवाल पूछा गया था उसी की चर्चा हम लोग किए थे। और आज जो है हम 2021 के जो एसएसटी सेक्शन का सवाल है, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान सेक्शन 2 का सवाल है, उन्हीं सवालों को देखेंगे और ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि इन सवालों को हम आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो जो 31 नंबर का सवाल है, 32 का, स्थापना और तर्क वाले सवाल है जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये सवाल पूछ रहा है, कला से पूछ रहा है, बहुत इजी हिस्ट्री के सवाल है। हिस्ट्री के भी सवाल इसमें पूछे जाते हैं, आपको पता है। कहता है कि चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र था। बिल्कुल सही है दोस्तों। 10वीं 11वीं सदी में दक्षिण भारत में, अगर दक्षिण भारत की मैं बात करूं तो जो ये एरिया है दक्षिण भारत, इन्हीं दक्षिण भारत में चोल राजवंश का उदय हुआ था। और ये जो चोल राजवंश था, मुख्य रूप से चोलों ने जो मंदिर बनवाए, जैसे राजराज प्रथम हुआ, राजेंद्र प्रथम हुआ, विजयालय हुआ, इन्होंने दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में मंदिर बनवाए हैं। और मंदिर का जो परिसर होता था, एक तो परि, परि, जो परिसर होता था मंदिर के, वो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता था। बिल्कुल सही है। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमान भक्त के भी थे। बिल्कुल सही है। चोल काल में जो प्रतिमा बनाए, जैसे नटराज की प्रतिमा, भगवान शिव जो है नटराज रूप में जाने जाते हैं, तो नटराज की प्रतिमा भी चोल काल में देखने को मिलती है, देवी देवताओं के मूर्तियां। साथ ही साथ कुछ भक्त की भी मूर्तियां यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन नीचे का संबंध जो है ऊपर से नहीं है। इसलिए दोस्तों ए और आर दोनों सही है, किंतु ए का सही व्याख्या बी नहीं है। यानी सही, यद्यपि दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। यहाँ देखो, कांस्य प्रतिमा के बारे में बताया गया है, जबकि ऊपर में चोल मंदिर के बारे में बताया गया है। अगर ऊपर के बारे में नीचे नहीं कहे तो इंडिविजुअल सही होकर भी ऊपर की व्याख्या ये नहीं करती है। तो ये ध्यान रखना कि कभी कभी मतलब सही होकर भी ऊपर वाले की व्याख्या नहीं करती है। तो इनको हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा महत्वपूर्ण सवाल का, देखिएगा। दिल्ली सल्तनत का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कहता है कि दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था चलाए रखने की सलाह दी। बिल्कुल सही है। तवारीख जैसे मुंतखब उत तवारीख, मतलब दिल्ली सल्तनत के काल के जो मुस्लिम लेखक थे, जो दरबारी लेखक थे, उन्होंने जो है एक जन्मसिद्ध अधिकार के तहत लिंग भेद की वकालत की। दिल्ली सल्तनत के समय में जो है स्त्री पुरुषों के बीच भेद था, मतभेद था। स्त्रियों को बहुत सारे राइट नहीं दिया जाता था, और खास करके जो मुल्ला वर्ग होते थे, जो विद्वान वर्ग होते थे, पढ़े लिखे वर्ग होते थे, वो इनका समर्थन करते थे। पहला सही है। दूसरा कहता है उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। गलत है। यद्यपि इन विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, क्योंकि इसी दौर में जो है संत परंपरा का भी दौर चल रहा था, निर्गुण परंपरा के भी दौर चल रहे थे। तो बहुत सारे लोग जो थे
मुल्ला या विद्वानों के मत से, उस समय के मतों से सहमत नहीं थे। इसीलिए जो है पहला सही होगा, सी नंबर होगा आंसर, और दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष जैसा लिखकर और अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। जो रजिया सुल्तान थी, जैसा कि आप जानते हैं, रजिया सुल्तान, तवारिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, हाँ, रजिया सुल्तान, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। सबसे पहले तो ये समझिए कि रजिया सुल्तान कौन थी। ये इतिहास का सवाल है दोस्तों। तो जब हम रजिया सुल्तान जो थी, वो एक महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत काल में। इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश के कोई भी पुत्र जो थे योग्य नहीं थे, वो शराबी थे। इस कारण इल्तुतमिश अपने समय में ही रजिया को उत्तराधिकारी बना दिया था। और यद्यपि रजिया जो थी वह पुरुषों के वेश में रहती थी, पुरुषों के भेष में चलती थी, कोट पहनती थी, तो पहली मुस्लिम शासिका के रूप में रजिया को जाना जाता है। तो उसी से सवाल पूछा है। क्वेश्चन है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर और पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। नहीं, जो है पहला गलत होगा। यद्यपि पुरुषों के भेष में रहती थी, लेकिन पुरुष होने का भ्रम पैदा नहीं किया। किसी को ये नहीं कहा कि हम पुरुष ही हैं। जैसे बहुत सारे स्त्रियां जो है पुरुषों का वेश धारण करती है, आज भी पैंट शर्ट पहनती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुरुष होने का भ्रम करती है या कहती है मैं पुरुष ही हूँ। तो रजिया ने भी कभी ये नहीं कहा कि भ्रम लोगों के पास किया कि मैं पुरुष हूँ। यद्यपि पुरुषों के समान वो भेष जरूर धारण करती थी। इसीलिए पहला गलत हो जाएगा। कहता है भ्रम पैदा किया, गलत हो जाएगा। कहता है तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। बिल्कुल सही है कि जो तवारीख के लेखक ने ये बात जरूर कही थी कि उन्होंने लिंग भेद को तो समर्थन किया ही, और इसी लिंग भेद के आधार पर ये बात भी कही थी कि जो पुरुष है वह स्त्रियों के तुलना में जो है श्रेष्ठ होते हैं। जो पुरुष है वो स्त्रियों के तुलना में क्या होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 34 नंबर का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कहता है अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल, सर्वत्र शांति के विचार को अपना शासन का सिद्धांत बनाया। बिल्कुल सही है। अकबर को तो जानते हैं, सुलह ए कुल। कहता है अकबर, मुगल वंश से क्वेश्चन पूछा है, जहांगीर, शाहजहां ने सुलह ए कुल मतलब होता है सर्वत्र शांति के विचार से शासन चलाने का सिद्धांत अपनाया। बिल्कुल सही है, ये जीके का सवाल है। दूसरा कहता है कि विभिन्न धर्मों से जुड़े व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि विद्वान धार्मिक रीति और मतंधता पर बल देते हैं। वे अकबर वे अक्सर कट्टर होते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन कहा है कि पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्ति के साथ अकबर ने व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर ने, बिल्कुल विचार विमर्श इन्होंने किए थे अकबर ने विभिन्न व्यक्तियों के साथ। विभिन्न धर्म के जो विद्वान थे, जैसे जैन धर्म का विद्वान, बौद्ध धर्म के विद्वान, सिख धर्म के विद्वान, हिंदू धर्म के विद्वान, अलग अलग अकबर ने सबके साथ जो है सबके साथ वार्तालाप की, और उन सारे धर्मों में जो महत्वपूर्ण पहलू थे उसको जाना, और उन महत्वपूर्ण पहलू को स्वीकार भी किया।
इसीलिए अकबर को धर्म सहिष्णु शासक के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर यही सवाल पूछा है कि आगे कहा कि समझ बनिक हुए विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कभी अकबर नहीं मानते थे कि ये विद्वान जो है ना अक्सर कट्टर होते हैं, क्योंकि हर धर्म में कुछ अच्छे विद्वान थे। यद्यपि आपस में विद्वान मतों को लेकर मतभेद जरूर होता था, लेकिन वो कट्टर नहीं होते थे या मतांध नहीं होते थे। अपने धर्म के एक ही पहलू पर कोई भी विद्वान मत नहीं रखते थे। इसीलिए जो है ए सही है, किंतु बी गलत है। आंसर इसका सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन है, कहता है दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। बिल्कुल गलत है। दिल्ली और मुगलों के काल में जो श्रेणीबद्ध समाज थी और वह जटिल हो गया। श्रेणीबद्ध समाज मतलब कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक श्रेणी में बटा हुआ है, या धर्म के आधार पे जो वर्गीकरण था वो सरल नहीं हुआ दोस्तों, बल्कि जटिल हो गया, कठिन हो गया, कि धर्मों के आधार पर इसके काल में और झगड़े होने लगे, लड़ाई होने लगे, कट्टरपन को भी विकास हुआ। यही कारण था कि कबीर जैसे लोगों को एक तरफ मुल्ला पर प्रहार वो करते थे, और वो कहते थे काकर पाथर जोध के महजिद लियो मनाए, ताचरी मुल्ला बांग दे भैरो भयो कुधाए। और हिंदुओं को धार्मिक उन्मादता के कारण फटकारते भी थे। हिंदुओं को वो कहते थे मुंड मुराए हरि मिले, तो सबको इले मुराए, बार बार के मूरते भीर न वैकुंठ जाए। मतलब इस समय का जो समाज था वह एक जटिल समाज हो चुका था। तो उसी जटिल समाज की चर्चा यहाँ पर की गई है, जबकि यहाँ कह रहा है कि सरल हो गया था, इसलिए गलत होगा। कहता है जनजातीय समाज कई आसान वर्गों में विभाजित नहीं थे। जो जनजातीय समाज थी वह कई असमान वर्गों में विभाजित, बिल्कुल सही है। कहता है असमान वर्गों में विभाजित नहीं थे, समान वर्गों में विभाजित थे जनजाति, ना कि असमान वर्गों में विभाजित नहीं थी। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। पहला गलत होगा और दूसरा सही होगा, क्योंकि जनजातीय समाज उस समय जो थे एक ही वर्ग में विभाजित देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 की लड़ाई से है, हिस्ट्री के सवाल है, और अक्सर हिस्ट्री के सवाल पूछे जाते हैं। तो इतिहास का सामान्य नॉलेज, अगर आप आगे भी टीजीटी, पीजीटी, नवोदय, केबीएस, डीएसएसबी या अन्य चीजों की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे सवाल, सामान्य सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे सवालों को हमें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक समूह बनाने का आह्वान किया। बिल्कुल सही है। 1857 में, बिल्कुल ये सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 1857 में अंतिम मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह जफर थे, याद रखिएगा। जब 10 मई को जो भारतीय सिपाही थे मेरठ में विद्रोह कर देते हैं, और रातों रात दोस्तों मेरठ से जो है सैनिक वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंच के जो उस समय मुगल वंश के राजा थे बहादुर शाह जफर, उसे वो नेता मान लेते हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़ना शुरू करते हैं। तो इसी दौरान जो है बहादुर शाह जफर को भी एक मौका मिलता है। यद्यपि उसका एरिया ज्यादा नहीं था, लेकिन जब उसे नेता माना गया तो वह अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों के एक संघ बनाने का आह्वान करता है, चिट्ठी लिख करके। जो भारतीय मुखिया या राजा थे, छोटे छोटे राजा थे,
उसे कहता था अंग्रेजों से लड़ना है हमें तो एक संघ बनाना बहुत जरूरी है, तो उसी संघ बनाने का आह्वान करते हैं। दूसरा कहता है बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने की फैसले की स्थिति ने रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। बिल्कुल ये भी सही होगा कि जैसे ही जो है बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किया और बगावत अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने का समर्थन दिया, तो जो बगावती थे, बगावती मतलब जो अंग्रेजों के विरोधी थे, वो रातों रात जो है काफी पॉपुलर होते हैं और जो है एक बल भी मिलता है जब कोई राजा, चाहे वो राजा के पास शक्ति क्यों ना हो, जब वो राजा समर्थन देता है तो जो बगावती होते हैं, जो जो अंग्रेजों के खिलाफ करने वाले होते हैं, उनको एक बल मिलता है। इसलिए यहाँ पर दोनों सही है। और चूंकि नीचे वाला बात ऊपर वाले के बात में नीचे बी जो है ए के बारे में कह रहा है, इसलिए इनकी व्याख्या भी सही है। इनकी क्या है, व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक काल के दौरान, क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखिए, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कि औपनिवेशिक काल में खास करके जो सुधार आंदोलन हुए हैं महिलाओं को लेकर 19वीं सदी में, आपको पता है जब अंग्रेज भारत में आए तो उस समय जो है कि उस समय जो है सुधार हुए महिलाओं के संबंध में, जातियों को लेकर के जो सुधार आंदोलन हुए, जैसे सती प्रथा, आर्य समाज, बहु विवाह के खिलाफ राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, दयानंद सरस्वती ने जो आवाज उठाए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन्हीं सब के संदर्भ में आखिर क्या गलत है? तो इनको ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन को। अब पहला है, कहता है विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। बिल्कुल सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत फेमस नाम थे। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू प्रथा पर भी मार्च विमर्श किया। गलत, तो दूसरा ही गलत हो गया। जो प्रार्थना समाज था महाराष्ट्र में जिसका डेवलपमेंट हुआ, उसमें हिंदू के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों पर भी विचार, पंडित रमाबाई ने पूना में विधवा गृह की स्थापना की। बिल्कुल सही है। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। बिल्कुल सही है। तो जो हमारा गलत हुआ, एक दूसरा ही हमारा ये गलत है और तीनों सही है। इनको ध्यान में रखिएगा। धर्म सुधार आंदोलन को समझना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा है? ये तो जीके का पार्ट हो गया। तेलंगाना का हाल ही में जो है विभाजन हुआ है, आपको पता है। और तेलंगाना पहले किस राज्य का पार्ट था? तो आंध्र प्रदेश का पार्ट था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना को एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका को पहचानें। मतलब यह कहता है कि लोकतंत्र का सही माध्यम क्या है, इनको पहचानें। पहला क्वेश्चन है ए, इसे समाचार पत्र के माध्यमों से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल सही है। इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। यानी कि कहता है कि विज्ञापक के दृष्टिकोण को आधार बनाकर, मतलब कह रहा है कि इसे जो है विज्ञापन दृष्टिकोणों को आधार बनाकर उसी के अनुसार, वरना नहीं विज्ञापन पर नहीं होगा शायद। पहला तो सही है। इसे हर दृष्टिकोण पर चर्चा करनी चाहिए, ये भी सही होगा। अब दूसरा हम देखते हैं, कहता है कि इसे विज्ञापन यानी विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देना चाहिए। कहता है यानी कि विज्ञापन को समाचार माध्यम के माध्यम से देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? दूसरा गलत हो जाएगा।
कि विज्ञापन को हमें समाचार माध्यम के साथ ही नहीं देना चाहिए, उसे अलग से देना चाहिए। जैसे बीच बीच में टीवी में विज्ञापन आता है, तो यहाँ कह रहा है कि समाचार माध्यम के साथ विज्ञापन भी अपना करते रहो, प्रचार भी नहीं, तब फिर नहीं सही रहेगा, प्रचार नहीं करना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और सी, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? मतलब कहता है कि कौन सा विज्ञापन है, जो विज्ञापन आप टीवी पर देखते हो, एड आता है, एड के बारे में है, कौन से एड जो है रूढ़िवादी को नहीं दिखाता है? रूढ़िवादी मतलब जेंडर वाइस ने जेंडर स्टोरी टाइप को का उदाहरण नहीं है। मतलब कौन सा उदाहरण है जो जेंडर वाइसनेस्ट को नहीं दिखाता है? जेंडर वाइसनेस को, कि जेंडर क्या था, सिर्फ पुरुषों के हो, सिर्फ महिलाओं को, यही जेंडर वाइसनेस होता है। कहता है लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस दफ्तर को छोड़ा जाना, स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना। अब कहता है कौन जेंडर वाइसनेस का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर जो जेंडर वाइसनेस का बारे में चर्चा यहाँ पर की गई है, तो अब एक चीज देखना होगा कि सामान्य रूप से जो है कौन करती है। जैसे हमने कहा लिपस्टिक, लिपस्टिक कौन लगाती है भैया? पुरुष को लगाते हुए देखे हो? नहीं, महिला है, तो ये नहीं होगा जेंडर वाइसनेस। गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस दफ्तर छोड़ा जाना, ये भी नहीं होगा। समान रूप से हम देखते हैं कि जो पुरुष होता है वही महिला को दफ्तर में छोड़ते हैं, तो ये समान है। जनरल वैशनेस्ट क्या है उसे देखना है। या चाय के विज्ञापन में माँ एक चाय बना, बिल्कुल माँ चाय बनाती है, माँ ही चाय बनाती है, तो ये तो कॉमन है। स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, यही होगा जनरल वाइसनेस का उदाहरण नहीं है। ये तो जनरल का सारा उदाहरण नहीं, कौन है तो ये, क्योंकि स्पोर्ट्स जूते जो है लड़की पहन रही है, तो ये जनरल वाइसनेस नहीं है। यहाँ और सब कहता उदाहरण नहीं है, ये नहीं है, और सब है, क्योंकि लिपस्टिक महिला ही लगाती है, पुरुष नहीं। गाड़ी कह रहा है पुरुष चलाते हैं, या चाय माँ बनाती है, तो जनरल वाइसनेस है, और रूढ़िवाद का उदाहरण नहीं है, तो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए, अब देखो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है, महाद्वीप की पहचान करें। भारत पर जो है 7 महाद्वीप है, आपको याद है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, 7 महाद्वीप है। तो कहता है कि ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो एक सिंपल सी बात है, दक्षिण गोलार्ध में जो है। दूसरी कहता है इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया होगा। अब महाद्वीप कौन है? दक्षिणी गोलार्ध में तो ऑस्ट्रेलिया है, छोटा महाद्वीप है। विश्व का छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखोगे तो सातों महाद्वीप में सबसे छोटा जो है, एक से भी ऑप्शन से बन जाएगा, ऑस्ट्रेलिया है। और दूसरी, ऑस्ट्रेलिया को ही हम द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो, याद रखना, इसे हम द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कहता है सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर होते हैं, यानी सौर मंडल में, क्वेश्चन है कि 42 का देखिए, कि सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर होते हैं वैसे वैसे क्या होता है? ग्रह का आकार क्रमशः घटता जाता है? नहीं होगा। सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, और सूर्य से दूर स्थित ग्रह चट्टानों के बने हैं। ये कोई नियम नहीं है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है।
बिल्कुल सी सही होगा कि जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होंगे ना, ग्रहों की परिक्रमण गति जो है वो बढ़ती जाएगी। कैसे देखो, ये सन है, कोई ग्रह यहाँ पर है तो वो जल्दी परिक्रमा कर लेंगे। अब हम थोड़ा यहाँ से बढ़ के यहाँ आ गए तो इनको थोड़ा और टाइम लगेगा। फिर यहाँ पर ग्रह होगा तो इसको परिक्रमा करने में और समय लगेगा। सूर्य से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ना, इसीलिए सी आंसर है। तो सूर्य की जो परिक्रमण गति है, मतलब सूर्य के चारों ओर घूमने की जो गति है, जो डिस्टेंस है, वो बढ़ती जाएगी। मतलब कि जो सर्कल से जितना दूर जाएंगे वो क्या होगा, उसके चारों तरफ घूमने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। आगे ज्योग्राफी की ही सवाल है। कहता है कि कल्पना करें कि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर झुकी नहीं होती तो। पृथ्वी आपको पता है अपने अक्ष पर जो है झुकी हुई है, ये तो सबको पता है और आपने पढ़ा भी है, हर जगह छठी से लेके 12वीं तक ये पढ़ने को मिलती है। अब सवाल यही कह रहा है कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी नहीं होती तो क्या होती। ऑप्शन चलते हैं। पहला ऑप्शन है कि प्रतिदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। बिल्कुल सही है। जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है, देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, देखो ये है, ये है इक्वेटर, और ये जो है ना ये देशांतर रेखा, ये ऐसे होती, ऐसे है देशांतर, ये सब देशांतर रेखा है। ठीक है। और ये जो है 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री पर, ऊपर 23.5 डिग्री अक्षांश, 66.5 डिग्री, नीचे 23.5 डिग्री, फिर 66.5 डिग्री। तो अगर जो है ये सही है पहला, कि अगर अपने समतल पर झुकी नहीं होती तो ये आपस में सट जाती। दूसरा कहता है कि प्रतिदीप्त वृत्त अक्षांशीय वृत्त एक दूसरे से मिल जाती, ये और ये कहता है एक दूसरे से मिल जाती, तो ये तो नहीं होता, नहीं मिलता। किसी विशेष क्षेत्र में कोई मौसम परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल सही। मौसम परिवर्तन भी नहीं होता किसी विशेष क्षेत्र में, ज्यादा मौसम नहीं परिवर्तन ही नहीं होता, ज्यादा परिवर्तन क्या, सी हो जाएगा आंसर जो है। मौसम अगर जो है कहता है कि पृथ्वी अक्ष पर झुकी नहीं रहती तो वो कोई मौसम परिवर्तन नहीं होता, जहाँ गर्मी है गर्मी बना रहता। जैसे भारत में आपको पता है 4 मौसम है, ठंडी गर्मी सारा चीज आता है, लेकिन पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर झुका नहीं होता तो एक ही मौसम होता, मौसम ही नहीं बदलता। पृथ्वी अपने अक्ष पे झुके होने के कारण ही दोस्तों मौसम में परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारत में शरद ऋतु के संबंध में ए बी सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। शरद ऋतु, भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं आती है, आपको पता है, हम लोग पढ़े भी हैं। तो यहाँ कहता है शरद ऋतु के संबंध में विचार कीजिए। तो पहला है, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। शरद ऋतु के जो मौसम है इसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल गलत होगा मुझे लगता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है गर्मी के मौसम में आता है, मई जून में, मार्च अप्रैल मई में। तो फिर जो है ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है, शरद ऋतु नहीं। शरद मतलब होता है ठंडी ऋतु, गर्मी ऋतु में ये आता है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की ओर से बहती है, ये भी गलत हो जाएगा। ठंडी के मौसम में, ये शरद ऋतु है ना, शरद ऋतु में ठंड का मौसम होता है। तो ठंड के मौसम में जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर नहीं बहती है पवन इस मौसम में। तीसरा है, यह मौसम मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम, गलत। ठंड का मौसम होता है, मानसून का आगमन नहीं, मानसून के बाद
आता है तो वर्षा आती है। तो ए, बी और सी सभी गलत है। तीनों यहाँ शरद ऋतु के समय, शरद ऋतु मतलब होता है ठंड का ऋतु, तो यहाँ पर जो है गलत ही सारे ऑप्शन दे दिया है। तो इसलिए इसमें एक भी सही नहीं होगा। इनको ध्यान में रखिएगा। ज्योग्राफी का सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? बहुत अच्छा है, महानदी और गोदावरी। नहीं होगा। सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल में है। ये भी नहीं होगा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो मैदान है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा जहां आपस में मिलती है, वहीं सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। बहुत फेमस है सुंदरबन डेल्टा। ये जो है प्राकृतिक प्राकृतिक चीजों, नेचुरल रिसोर्स के लिए भी सुंदरबन डेल्टा बहुत ही फेमस है। यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स आपको देखने को मिलता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फिर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत का पहचान करें। 46 क्वेश्चन देखिए। वायुमंडलीय परत का पहचान कीजिए। कहता है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत पर आने पर जल जाते हैं। कि अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड आते हैं, कौन से परत पर आने पर जल जाते हैं? दूसरा कहता है कि इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। कहाँ होगा? तो होगा मध्य मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर जो है मध्य मंडल होता है, ध्यान रखना। यही मध्य मंडल के आसपास ओजोन लेयर पाया जाता है। और यहाँ जो है इस परत में कहता है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है, लेकिन जब भी कोई अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड, जब बाह्य आकाश से कोई उल्कापिंड पृथ्वी के स्पेस में प्रवेश करता है, यानी पृथ्वी के वातावरण में, यानी क्षोभ मंडल में, क्योंकि वातावरण जो है हमारा क्षोभ मंडल तक ही सीमित है, क्षोभ मंडल के बाद इन्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, तो मध्य मंडल में कोई भी उल्कापिंड आता है तो जल जाता है। और यहाँ पर ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी घटता है। तो इनको ध्यान में रखिएगा, इजी सवाल है, ज्योग्राफी के सामान्य सवाल है, इस सब सवाल को गलत करके मत आइएगा। कहता है आतपन का संबंध क्या है? ज्योग्राफी का ही सवाल है 47 का, देखिए। कहता है आत आतपन का संबंध क्या है? तो सिंपल है, सूर्य के ऊर्जा के साथ है आतपन। जो सूर्य दो होता है, एक तो होता है विकिरण, एनर्जी को वो विकृत करती है, और आतपन होता है जिसके कारण जो है सूर्य एनर्जी को डेवलप करता है। जैसे हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना एक आतपन भी कहलाता है। इसी कारण जो है हमारे जो सोलर सिस्टम में जो सन है, जो सूर्य है, एवरी टाइम हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदलते रहता है। तो उसी की चर्चा यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये तो नेट के फर्स्ट पेपर में भी हमने पढ़ा है। क्वेश्चन है उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हम बहुत सारे वनों के बारे में पढ़े हैं, आपको याद होगा, और बहुत सारे वनों को ज्योग्राफी में आप समझे भी होंगे। अब कहता है शंकुधारी वन। शंकुधारी वन की क्या विशेषता है? शंकुधारी वन बड़ा जो है डेंस एरिया वाले फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, और इस वनों का जो है नरम कास्ट वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। एक का तीसरा होगा, पहले दूसरा देखते हैं। भूमध्य सागरीय वन, यानी इक्वेटर के आसपास, महाद्वीप का पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम किनारा हो जाएगा। ये चौथा हो जाएगा, इक्वेटर के आसपास पाया जाता है, आंसर ये होगा। तीसरा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष हो गए। समशीतोष्ण सदाबहार वन जो है महाद्वीपों का पूर्वी किनारा हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कहता है कि फिर देखो, कहता है विकल्पों पर ध्यान दे।
और क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। बिल्कुल सही है। जब आप कोई हॉलीवुड की मूवी देखोगे तो हॉलीवुड के मूवी में ये दिखाया भी गया है कि जो सहारा रेगिस्तान है, वो जो सहारा रेगिस्तान है एक थार मरुस्थल भारत में है, और सहारा रेगिस्तान जो है अफ्रीका में है। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। और ये डेजर्ट क्यों बना? जैसे हम कहते हैं ना, हिमालय, हिमालय पहले कभी समुद्र था। टेथिस सागर, ज्योग्राफी में हमने बताया कि जो हिमालय को देख रहे हो, ये कभी टेथिस सागर का पार्ट था। तो यही चीज पूछ रहा है कि सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। बिल्कुल सही है। कहता है कि सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। जो यहाँ पर जो चित्र दिखाई पड़ते हैं सहारा रेगिस्तान में, यहाँ पर जो है यहाँ पर सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र में नदियां, मगर, हाथी, शेर, बकरियां दिखाते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। सहारा मरुस्थल में कुछ जो है गुफाएं भी बनाए गए हैं। वहीं पर इनका संकेत मिलता है कि वहां पहले जो है हरा भरा क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन को हम लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेंगे। कहता है डॉल्फिन, डॉल्फिन गंगा नदी में पाया जाता है, आपको पता ही है। भारत में जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन को जहाँ जहाँ की पानी स्वच्छ होते, पानी स्वच्छ होता है, आपको पता है, तो वहीं डॉल्फिन पाया जाता है। और उसी डॉल्फिन के बारे में यहाँ सवाल पूछ रहा है। क्वेश्चन है गंगा और बृहस्पति नदी के अवलवन जल में डॉल्फिन पाई जाती है। बिल्कुल सही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र, बिहार में भी जो गंगा नदी है वहां डॉल्फिन पाई जाती है। अलवण जल, जो लवण युक्त नहीं होता। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। बिल्कुल सही है। डॉल्फिन की उपस्थित जल की शुद्धता का पता चलता है। बिल्कुल सही है कि डॉल्फिन जो है वहीं पाया जाएगा जहां पर जल शुद्ध होता है। इससे हम ये भी पता करते हैं कि अगर जल शुद्ध है तो मतलब सीधा है कि यहाँ पर डॉल्फिन पाया जाता है। तो हमने आज 50 तक कर लिया है। आगे के वीडियोस में और भी हम 10 ईयर के सवाल को बनाए। पिछले 3-4 साल के सवालों को हमने आप सबको बताया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आता होगा, और अभी तक में आप जरूर ये सीख लिए होंगे कि आखिर सी टेट में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों को हमें कैसे बनाना चाहिए। तो जरूर पूरी वीडियो को देखा कीजिए। और चूंकि यूट्यूब वीडियोस होता है, इन वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमारा फिर से नेट का भी नया बैच शुरू होने जा रहा है। अगर आपके आसपास कोई टीजीटी, पीजीटी, नवोदय, केबीएस की भी तैयारी करना चाहते हैं, उनका भी बैच शुरू हो रहा है। और हम 1 वीक का डेमो क्लास भी देते हैं। तो एक बार जरूर उनको बोलिए कि वो क्लास लेकर देखें। धन्यवाद। जय हिंद।